जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द टॉपिक इक्वेटर। और देखिए, आज हमने मॉर्निंग में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स ख़त्म कर दिया है और कल से अब हम साइंस की घटना चक्र स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी दो उसमें बेसिकली चैप्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, तो 2 वीडियोस उसके ऑलरेडी हैं और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी प्लेलिस्ट को। तो आप चेक कर सकते हैं साइंस की घटना चक्र, जिनको भी रिवाइज करनी है वो कल मॉर्निंग से वील स्टार्ट। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे फ्रॉम द टॉपिक इक्वेटर। द टोटल लेंथ ऑफ अर्थ्स इक्वेटर इज अबाउट। तो अर्थ इक्वेटर की टोटल लेंथ कितनी है? इट इज़ नियरली 40,000 किलोमीटर। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है अर्थ पे एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नदर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। टोटल लेंथ इक्वेटर की 40,090 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 24,901 माइल्स। 78.7% ऑफ द लाइन ये पास करती है थ्रू वाटर, वाइल 21.3% पास करती है थ्रू लैंड। ठीक है, और सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज डज द इक्वेटर पास। इक्वेटर पास किस कौन से ग्रुप के साथ करती है? सो इट पासेस फ्रॉम द ग्रुप्स गिवन बिलो, इट पासेस थ्रू कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन कौन से देशों के साथ ये पास कर रही है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली बन जाते हैं। तो बेसिक एक आइडिया छोटा सा आप दिमाग में रख लेंगे, उसको भी आपको रटना नहीं है, जैसे भी पॉसिबल हो आपके साथ उस हिसाब से आप उसको रखिए और वहाँ से यू कैन डिराइव कि भाई कौन कौन से देशों से पास करते, बिकॉज ये एक कॉमन क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है जो गलतियाँ होने के चांसेस भी होते हैं, बिकॉज जनरली हम यू नो नहीं हमें याद रहता है द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। तो वो कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा, जैसे कि इंडिया से कितने स्टेट्स के साथ निकल रही है वो एक क्वेश्चन होता है, वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आप कंट्रीज़ के ग्रुप थोड़े से ज़्यादा हैं, बट आप इसको अराउंड 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ से ये पास होती है, तो वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर हम देखें तो ये पास करती है थ्रू द ग्रुप ऑफ कोलंबिया, कीनिया एंड इंडोनेशिया। ओके, सो हियर आर द 13 कंट्रीज जहाँ से ये पास हो रही है। देखो, ब्राज़ील, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक, ये अपना मैप अपने सामने रखिएगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाडोर, गैबन, इंडोनेशिया, कीनिया, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोम एंड प्रिंसिप, सोमालिया, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो इट इज़ नाउ क्लियर कि इक्वेटर पास होता है कोलंबिया, कीनिया, इंडोनेशिया से। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ब्राज़ील, कोलंबिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इक्वाडोर, इथियोपिया से नहीं पास होता है, याद रखिएगा, गैबन, इंडोनेशिया, कीनिया, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, 2 बार रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, साओ टोम एंड प्रिंसिप, सोमालिया, युगांडा एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। देखिए, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू, इनमें से अब आपको बताना है किसके थ्रू पास नहीं होती है। ठीक है, तो इट डज नॉट पास थ्रू, देखिए गिनी और रवांडा हमने नहीं पढ़ा था, इनमें से इनसे पास नहीं होती है। सो 3 and 4 इज आंसर। डज नॉट, इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो देखिए, कीनिया से हो रही है, इंडोनेशिया से हो रही है, मैक्सिको से नहीं होती है, ब्राज़ील से हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लोकेटेड ऑन द इक्वेटर? ब्रूनेई, कीनिया, कोलंबिया, वेनेजुएला। सो कोलंबिया से हो रही है, कीनिया से हो रही है, ऑप्शन देख लेते हैं, वेनेजुएला और ब्रूनेई से नहीं हो रही है।
ठीक, तो ये वाला जो ग्रुप है ये इनसे पास हो रही है। इक्वेटर पासेस थ्रू कैमरून, कोस्टारिका, देखिए कोस्टारिका, कीनिया और वेनेजुएला। सो कीनिया से ये पास होती है। लैटिट्यूड एट विच एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स मिनिमम। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे कम कहाँ रहता है? ठीक, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है मिनिमल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट। सो ये रहता है इक्वेटर पे। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस एट द इक्वेटर ये मिनिमम होता है थ्रू आउट द ईयर, सिंस सन रेज जो होते हैं दे फॉल परपेंडिकुलर, सो देर इज़ लिटिल टेम्परेचर फ्लक्चुएशन थ्रू आउट द ईयर, एंड कोई विंटर सीजन नहीं होता है इक्वेटर रीजन में। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक लो प्रेशर जोन है और ये लोकेटेड है कहाँ पर? तो ये लोकेटेड है इक्वेटर पे। ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड एट द इक्वेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज नियरेस्ट टू द इक्वेटर? नियरेस्ट टू इक्वेटर आपको बताना है कोलंबो, मनीला, जकार्ता, सिंगापुर। तो देखिए अगर इनके लैटिट्यूड्स का थोड़ा भी आइडिया है, जो कि जनरली हम याद नहीं रख पाते हैं, बट हाँ थोड़ी आप मैपिंग अगर बार बार देखते रहेंगे तो एक आइडिया लगा सकते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सिंगापुर जो है वो नियरेस्ट है टू द इक्वेटर। इट इज़ सिचुएटेड ओनली एट अ डिस्टेंस ऑफ 137 किलोमीटर फ्रॉम द इक्वेटर। सो कोलंबो 6 डिग्री 55 मिनट्स पर है नॉर्थ लैटिट्यूड, जकार्ता 6 डिग्री 12 मिनट्स पर है साउथ लैटिट्यूड, मनीला 14 डिग्री 35 लैटिट्यूड मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, और सिंगापुर जो है वो 1 डिग्री 21 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। सबसे कम जो डिस्टेंस है वो सिंगापुर का है, क्योंकि इक्वेटर का क्या होगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के पास जो है वो ये पड़ रहा है। द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों कौन से कॉन्टिनेंट से होके निकलते हैं? तो देखिए तीनों ही, इक्वेटर भी, अगेन मैप रखिए सामने, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिन, ये तीनों ही अफ्रीका से होते हुए गुजरते हैं। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर नहीं पूछा जाए, तो ये दोनों साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से निकलते हैं। लेकिन तीनों किससे निकलेंगे? तीनों अफ्रीका से निकलेंगे। ऑलराइट, चलिए तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन इक्वेटर से रिलेटेड। अब हम चलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एट द विंटर सोल्स्टिस द नोन altitude of the sun at tropic of cancer is? I downloaded it twice thrice but again बोलते हैं ना कि it is on, थोड़ा सा और है, 1 second please. सो क्वेश्चन ये है कि एट विंटर सोल्स्टाइस जो नून एल्टीट्यूड है सन का एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो कितना होगा? देखिए विंटर सोल्स्टाइस में ये विंटर सोल्स्टाइस होता है 22 दिसंबर के आसपास आने वाला है। ठीक है, इट इज़ अराउंड 22 ऑफ दिसंबर। और जब सन रेज जो होती हैं दे फॉल परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर कहाँ गिरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड एट इट्स एक्सिस बाय 23 डिग्री 30 मिनट्स, देयरफॉर व्हेन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एलिवेशन ऑफ द सन इज 90 डिग्री, तो एलिवेशन ऑफ द सन एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विल बी 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, मतलब 43 डिग्री पे होगी एट द सेम टाइम। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पूछा है इन्होंने, विंटर सोल्स्टाइस के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है
एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो दैट वुड बी 43 डिग्री. सो डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये कितना होता है, 47 डिग्री होता है, इसलिए 90 में से 47 को सबट्रैक्ट किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास में कौन सी सिटीज़ हैं, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन या वाराणसी. तो देखिए इनमें से अगर हम देखें तो जबलपुर पास है, 23 डिग्री 11 मिनट्स नॉर्थ. ठीक, सो इट इज़ जबलपुर. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से नहीं निकलता है, इजिप्ट, इंडिया, म्यांमार और ईरान. ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी कंट्री से निकलता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है. इक्वेटर तो हमने देख लिया था, 13 कंट्री से निकल रहा था. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किन से निकलता है, तो आप स्टार्ट कीजिए. हवाई, दैट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स. फिर मैक्सिको, बहामास, मॉरिटाना, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट. ठीक है, एक ग्रुप ये हुआ, हवाई, मैक्सिको, बहामास कर दीजिए. फिर उसके बाद मॉरिटाना, माली, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, लीबिया, इजिप्ट. देन एशिया में एंटर होता है सऊदी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश. हमारी अगर पड़ोसी देश देखें तो इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से नहीं निकल रहा है, अफ़गानिस्तान से नहीं निकल रहा है. ठीक है, चाइना से निकलता है. सो इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, वेस्टर्न सहारा. सो क्लियर हो जाता है कि ये ईरान से नहीं पास होता है, सऊदी से होता है, यूएई से होता है, ओमान से होता है, मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें तो. उसके बाद नीचे आ जाएं तो इंडिया से, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, देन ताइवान, वेस्टर्न सहारा. सो ये कुछ क्वेश्चन हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के देख लीजिए. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पहले तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ से निकल रही है. ठीक, बार बार देखेंगे देखिए तो याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल टाइम्स देख लीजिए इसको तो रटना नहीं पड़ता है. थोड़ा थोड़ा तो एक आइडिया लगा ही सकते हैं हम लोग, अगर मतलब एलिमिनेशन तो शायद कर सकते हैं. सो नमीबिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, टोंगा, फ्रेश पॉलिनेशिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मडागास्कर. तो इन कंट्री से होता हुआ निकल रहा है ये. नमीबिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, टोंगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, मडागास्कर. तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डज नॉट पास थ्रू, सो इट डज नॉट पास थ्रू बोलीविया. बोलीविया से होके नहीं निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इसके अलावा पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील ये हमने देखा यहाँ से निकल रहा है, बोलीविया से नहीं निकलता है. ठीक है, ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पॉलिनेशिया जो फ्रांस का पार्ट है, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया. थिंक अबाउट द कंट्रीज. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ऑलराइट, तो कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया, चिली, नामीबिया और ब्राज़ील. तो यहाँ से आपको बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कहाँ कहाँ से पास हो रहा है. ठीक है, देखिए कंटिन्यूसली थोड़े जितनी देर आप ये वाले चैप्टर्स कर रहे हैं ना उतनी देर मैपिंग में देखते रहिए. दो तीन चीज़ें तो हैं ही, जैसे इक्वेटर इंडिया में कौन कौन सी स्टेट से हो रहा है वो आई थिंक आपको याद हो गया होगा. उसके अलावा इक्वेटर कौन कौन से देशों से निकल रहा है, तो 13 कंट्रीज़ हो गई. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो रटना नहीं है बैठ के, बस थोड़ा सा एक आइडिया लगाना है कि एलिमिनेशन आप कर पाओ.
बिकॉज एलिमिनेशन ही इंपॉर्टेंट। अब ये तो नहीं है कि आप 13 कंट्रीज रटने बैठ जाओगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो एलिमिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप एलिमिनेशन कर दो और वैसे ही आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, ओके तो हम देख रहे थे, हाँ। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो पास होता है कौन सी कंट्रीज से? तो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। देखिए सारों से ही हो रहा है। आंसर वुड बी 1 1 2 3 4 डी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना हैपन्स इन इंडिया व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन? तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकली सनशाइन गिरता है तो कौन सा फिनोमिना होता है इंडिया में? ठीक है, तो देखिए उस समय हाई प्रेशर डेवलप होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर। हाई प्रेशर डेवलप्स एट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो होता है इंडिया का उस समय ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स कोल्डर देन अरेबियन सी, एंड हाई प्रेशर डेवलप होता है ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नेक्स्ट इज डे एंड नाइट। सो डे एंड नाइट पे कितने क्वेश्चन हैं देखते हैं। ऑन विच डेट डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन? तो ये होते हैं देखिए 23 सितंबर को, 23rd ऑफ सितंबर। उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है लिटरली इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इक्विनॉक्स एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है जिसमें कि सन वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर के, विच अकर्स ट्वाइस ईच ईयर। सो 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 दिन जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स, द 2 periods in the year when day and night are equal, occurs on, so it occurs on 21st March and 23rd September. Where are day and night equal throughout the year? तो इक्वेटर पे होते हैं। डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑन इक्वेटर। 12 घंटे का ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरीज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे जैसे नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता जाता है। सो विंटर सीजन नहीं होता है इक्वेटर पे, ये सिर्फ वेट और ड्राई वेदर एक्सपीरियंस करता है। At the time the summer solstice in the northern hemisphere, the length of the day will be 12 hours at, so it will be 12 hours at equator. So दो तरीके के solstices होते हैं, summer solstice और winter solstice. Sun reaches a tropic of Cancer in the month of June in northern hemisphere, and summer solstice takes place, and just opposite happens in the southern hemisphere when winter solstice takes place. At the time of summer solstice, longest day and shortest night occur in the northern hemisphere. But in southern hemisphere, shortest day and largest night occur. So उसी समय पे कोई डिफरेंस नहीं होता है डे और नाइट में इक्वेटर पे अगर हम देखें तो। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो शॉर्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर को। It occurs during the winter solstice on 21st or 22nd December. Contrary to it, on 20 और 21st जून लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फेयर में। तो सबसे लंबा दिन जो होता है नदर्न हेमिस्फेयर में वो 20 से 21 जून को होता है, और सबसे छोटा दिन जो होता है विंटर सॉल्स्टाइस के टाइम पे वो होता है 21-22 दिसंबर को। ऑपोजिट टू इट सदर्न हेमिस्फेयर में देखेंगे तो शॉर्टेस्ट डे होता है 20-21 जून को, और लॉन्गेस्ट डे होता है 21-22 दिसंबर को। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर? लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो देखिए वही बात है कि लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर किसके रिस्पेक्ट में पूछा है इन्होंने, है ना, किस हेमिस्फेयर पे पूछा है। क्योंकि 21 जून हो सकता है अगर आप नदन में बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर, तो आंसर जो है यहाँ से होगा, बट आप यू मतलब need to be clear कि which day you are asking. Which of the following is the longest day of the year? So it is 21st June. Longest day in southern hemisphere is 22nd December. Summer solstice occurs every year. तो summer solstice जो है वो हर साल 21 जून को होता है।
On 21st June, the sun does not set below the horizon of Arctic Circle. Sun is directly overhead at the high noon on equator twice per year at the equinoxes. On the Arctic Circle, the sun does not set at all on the summer solstice, which occurs on 21st June. उस दिन पे जो सन होता है, सन ट्रेसेस अ कंप्लीट सर्कल जस्ट अबव द होराइजन एज द अर्थ रोटेट्स. तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, सन एक कंप्लीट सर्कल ट्रेस कर लेता है उस समय. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स योर शेडो एट नून इज स्मॉलेस्ट. तो आपकी जो शेडो होती है वो दिन के समय पे सबसे छोटी होती है किस दिन? सो इट इज़ ऑन 21st June. देखिए, इन द कोर्स ऑफ a year the earth's revolution around the sun, which with its axis inclined at 66.5 to the plane of ecliptic, changes the apparent altitude of the midday sun. After the March equinox, the sun appears to move north, और वो vertically overhead होता है to the Tropic of Cancer, that is 23.5 degree on about 21 June. तो since the sun is vertically overhead at noon of 21st June, 0 degree shadow बनी होती है वहाँ पर. नेक्स्ट देखते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ. तो देखिए, दो ही क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ अर्थ से. Which of the following scholar has suggested that the earth has originated from the gases and the dust particles? तो ये शेमिट ने बोला था कि अर्थ जो है वो गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स से बना है, ओरिजिनेट हुआ है. जेम्स जीन्स is related to the tidal hypothesis of the origin of earth. F. Hoyle and Littleton presented nova hypothesis, and Otto Schmidt gave hypothesis of gas and dust for the genesis of earth. इस hypothesis के according जो large quantities of gases हैं, ठीक है, उनकी वजह से, मतलब उनके accumulation की वजह से the formation हुआ है. ठीक है. सो ओ शेमिट जो है, इन्होंने ये थियोरी दी है कि गैस पार्टिकल्स से मिलके, डस्ट पार्टिकल से मिलके जो है फॉर्मेशन हुआ है. वन सेकेंड प्लीज. ओके, देखिए 402 पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं और रिवीजन के तौर पे. तो थोड़ा जल्दी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कोशिश है कि भाई आपको भी इसमें से हेल्प मिल जाए. ठीक है. हाँ, तो हम थे कि ओ शेमिट, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कैप्चर कर लिए गए थे ऑफ द सन, और उसकी वजह से फिर अर्थ का फॉर्मेशन होता है. Which of the following method is used to determine the age of the earth? So अर्थ की एज डिटरमाइन करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का इस्तेमाल होता है. ठीक है. सो यूरेनियम डेटिंग इज एक्चुअली यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट इज जियोलॉजिकल हिस्ट्री, और ये लास्ट रहेगा आज के हमारे टॉपिक में. सो जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो ये पहला क्वेश्चन है, ग्रेट आइस एज ये कौन से पीरियड से रिलेटेड है? सो आइस एज रिलेटेड है प्लीस्टोसीन से. प्लीस्टोसीन epoch was the time during which extensive ice sheet and other glaciers they were formed on the land mass. और ये जो टाइम पीरियड है ये it has been informally referred to as the Great Ice Age, और ये शुरू हुआ था around 1 million years ago. Which of the following periods has generally been considered to be the Little Ice Age? तो ये है लिटिल आइस एज, आप मानते हो 1650 AD से 1870 AD तक. Little Ice Age is a period between 1300 AD to 1870 AD, during which Europe and North America they were subjected to much colder winters than during the 20th century.
व्हाट वाज द पीरियड ऑफ डायनासोर्स? डायनासोर्स का पीरियड कौन सा था? तो अराउंड 18 करोड़ साल पहले, 18 करोड़ ईयर्स अगो. So time of existence of dinosaur is estimated 20.8 crore years ago and ended by 14.4 crore years ago. It remains were found at Rahioli in Kheda district of Gujarat and Barashimla hills of Jabalpur, Madhya Pradesh. Consider the following events: first reptiles, first insects, shelled animals और first mammals. आपको chronological order में लगाना है इनके origin के हिसाब से, ठीक है. सो सबसे पहले शेल्ड एनिमल्स आएंगे, उसके बाद फर्स्ट इंसेक्ट, शेल्ड एनिमल्स से निकले इंसेक्ट, उसके बाद आएंगे रेप्टाइल्स और उसके बाद मैमल्स. कॉन्टिनेंट्स हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट बिकॉज ऑफ, सो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ड्रिफ्ट करते गए. सो कॉन्टिनेंट्स दे रेस्ट ऑन अ मैसिव स्लैब्स ऑफ रॉक्स जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं. ये प्लेट्स हमेशा मूव कर रही हैं, अभी भी मूव कर रही हैं, एंड दे आर इंटरेक्टिंग इन अ प्रोसेस कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी. थ्रू दीज टेक्टोनिक एक्टिविटीज कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट द पोजिशन ऑन अर्थ सर्फेस, एंड बाय अबाउट 175 मिलियन ईयर अगो द पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट लैंड मास ये टूटना शुरू हुआ क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होनी शुरू हुई. तो ये थियोरी दी गई है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस पैंजिया जो है वो इट स्टार्ट ब्रेकिंग अप. Slowly it separated into pieces and assumed their position as the continent we recognize today. तो धीरे धीरे यही जो है टूट टूट के अलग हुए और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने, लाइक अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. तो ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अलग हुए, बट स्टिल दिस प्लेट इज मूविंग. इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ एंशियंट गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट. इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लैंड मास ऑफ द प्रेजेंट. सो इट इंक्लूड्स बेसिकली गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट जो था उसमें साउथ अमेरिका भी था, अफ्रीका भी था, ऑस्ट्रेलिया भी था. सो कार्बोनिफेरस पीरियड में द होल लैंड मास ऑन द अर्थ वाज यूनिफाइड, उसको नाम पैंजिया दिया गया था. ये पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था. इट वाज सराउंडेड बाय सुपर ओशियन जिसका नाम था पैंथलासा. ये वैगनर ने ये थियरी दी है. और ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से जो पैंजिया है वो अलग स्प्लिट कर गया नदर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट सुपर कॉन्टिनेंट में. नदर्न मोस्ट लैंडमास को लॉरेशिया बोला गया और सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट को गोंडवाना बोला गया, विच स्प्लिट इनटू साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और पेनिनसुलर इंडिया. ये जो गोंडवाना था ये कितने उसमें बटा, स्प्लिट किया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, पेनिनसुलर इंडिया. कोकोस प्लेट बिटवीन, तो कोकोस प्लेट किस किस के बीच में? इट इज़ बिटवीन सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट. ठीक है, सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में कोकोस प्लेट. ऑन द अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास जिसको हम बोलते थे पैंजिया. एक सुपर कॉन्टिनेंट था. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? नॉर्थ अमेरिका नहीं था, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों थे. रस्ट बाउल ऑफ द यूएसए इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? रस्ट बाउल देखिए जो है एक जोग्राफिक रीजन है जो फॉर्मली इट वाज अ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पावर हाउस, बट नाउ डीप डिक्लाइन फेज में है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग हब्स जो हैं वो ओवरसीज मूव कर गए हैं. सो इसके अंदर ग्रेट लेक रीजन्स आते हैं और पिट्सबर्ग आता है. सो मोर देन वन ऑफ द अबव वुड बी द आंसर, ग्रेट पिट्सबर्ग और ग्रेट लेक. फर्स्ट फॉसिल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज, तो फर्स्ट फॉसिल एविडेंस जो था इट डेट बैक टू आर्कियन एज अप्रॉक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और ग्लेशियल साइकिल्स तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट थे इसके लिए. अकॉर्डिंग टू द बुक भौतिक भूगोल का स्वरूप विच इज़ रिटन बाय सविंदर सिंह, द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ग्लेशियल साइकिल ये दोनों ही फिनोमिना इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को. फोल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, फोल्डिंग किसका रिजल्ट होता है? एपिरोजेनिक फोर्स का, कोरियोलिस फोर्स का, ओरोजेनिक का या एक्सोजेनिक फोर्सेस का? सो ओरोजेनिक फोर्सेस का रिजल्ट होता है फोल्डिंग. द अर्थ सर्फेस एक्सपीरियंसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस.
The orogenic force takes millions of years to build a mountain from plain and seabed. और ये जो forces होते हैं ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टेक्टोनिक प्लेट्स क्रम्पल्ड एंड पुश्ड अपवर्ड टू फॉर्म माउंटेन रेंजेस. सो फोल्डिंग जो है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ओरिजेनिक फोर्सेस. Consider the following: electromagnetic radiation, geothermal energy, gravitational force, plate movement, rotation of earth and revolution of earth. इनमें से कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ब्रिंगिंग द डायनेमिक चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सो देखिए डायनेमिक चेंजेस लाने के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी, जियोथर्मल, ग्रेविटेशनल, प्लेट मूवमेंट, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन. एवरी फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द bringing the dynamic changes on surface of the earth. So जो dynamic changes on the earth surface, they are caused by endogenic forces. In general, the origin of endogenic force is due to thermal asymmetry in the inner part of earth and compression and expansion of rocks. इसके साथ ही साथ electromagnetic radiation, gravitational forces, rotation of earth and its revolution functions are also liable for the changes on अर्थ सरफेस. तो ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह भी, जो कि अर्थ के सरफेस पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये फैक्टर्स. ठीक है. सो देखिए ये कुछ सब जो डिविजन्स थे वो हमने कर लिए. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रॉक्स के साथ. सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, रॉक से अच्छे क्वेश्चन आते हैं एंड कुछ आपके समझ के आप इनको कर सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन है. वॉल्केनो उसके बाद है, छोटा चैप्टर है तो वॉल्केनो भी हम साथ में ही देखेंगे. ठीक है. ओके, वॉल्केनो से ठीक ठाक क्वेश्चन है, अराउंड 22 क्वेश्चन इन्होंने वॉल्केनो से पूछे हैं और अर्थक्वेक से भी मे बी क्वेश्चन ठीक होने चाहिए. 13 क्वेश्चन अराउंड अर्थक्वेक से. तो विल ट्राई कि हम ये 3 चैप्टर्स एक साथ इसमें ख़त्म कर पाएँ, उसके बाद हम कॉन्टिनेंट्स पे चलेंगे. ठीक है. So let's start with rocks in the next chapter. Till then, keep revising, keep studying. Jai Hind.